नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम में आज सबसे पहले राहत देने वाली खबर, 44 दिन के बाद कोरोना के नए केसेस सबसे कम आए हैं और ये एक बहुत बड़ी उम्मीद देती है खबर, क्योंकि 20 दिन से लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और 44 दिन के बाद देश में कोरोना के केसेस सबसे कम रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,86,000 नए केसेस आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार घट रही है, तो वहीं कोरोना को मात देने वालों की संख्या बढ़ रही है। एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट 90% से ज्यादा हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां भी मामले घटे हैं। 24 घंटे में 1072 नए केसेस सामने आए हैं, लेकिन कोरोना से मौत का आंकड़ा राजधानी में अब भी 100 से ज्यादा है। इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ कुमार कुणाल जुड़ गए हैं और मुंबई से पंकज उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, 44 दिन बाद सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब ऐसे में उम्मीद जरूर यह खबर देती है, राहत जरूर यह खबर देती है, लेकिन 1 जून से क्या अनलॉक को लेकर हम अब आगे डेवलपमेंट्स देख सकते हैं? किस तरह की सुगबुगाहट आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, और लगभग पिछले 1.5 महीने से पूरी तरह से बाजार बंद हैं। दिल्ली में तमाम उद्योग है वो भी बंद हैं। तो जब आज की तारीख में एक तो पूरे देश के मामले 2 लाख से कम आए हैं, दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 1.5% रह गई है। तो ये एक बहुत बड़ा, अगर हम सकारात्मक डेवलपमेंट कहें तो वो दिखाई पड़ता है। और इसी की पृष्ठभूमि में आज एक महत्वपूर्ण बैठक है उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में 11:30 बजे, जहां पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी बैठक ये होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, साथ ही साथ एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, आईसीएमआर के चेयरमैन, ये तमाम लोग एक साथ बैठेंगे और इस बात पर विचार करेंगे कि आखिरकार आगे की क्या कुछ रूपरेखा तय की जाए, क्योंकि 31 मई सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन है। उसके बाद पहले ही संकेत दे चुके हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कि कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन वो किस हद तक छूट होगी, क्या कुछ होगा आगे, खासतौर पर वैक्सीनेशन के जो इंतजाम है वो किस तरीके से बढ़ाए जाएंगे, इन तमाम विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा है। और हम कहें कि सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा कि आज की बैठक से क्या कुछ निकल करके आता है। अगर कुछ छूट तो दी जाएगी, ये तो तय है, लेकिन कितनी छूट दी जाएगी, किन किन को छूट दी जाएगी, क्या बाजार खुलेंगे, बाजार खुलेंगे तो उनका वक्त क्या रहेगा, अगर इंडस्ट्री खुलते हैं, उद्योग खुलते हैं तो उसमें कितने लोगों को अनुमति दी जाएगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा और आगे की कार्रवाई उसी के अनुसार। रुक करते हैं मुंबई का भी, पंकज वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, देखिए, महाराष्ट्र अभी भी उन राज्यों में शामिल है दक्षिण भारत के साथ जहां पर केसेस सबसे ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। 21,000 प्लस केसेस अभी भी सामने आए हैं बीते 24 घंटों में। लेकिन अगर ओवरऑल देश की स्थिति पर नजर डालें तो केसेस कम हुए हैं। इस लिहाज से महाराष्ट्र में अब किस तरह के कदम आने वाले दिनों में उठाए जा सकते हैं, खासतौर पर 12th के स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स को लेकर इस वक्त सवाल बना हुआ है? मीनाक्षी, पहले मुंबई की बात करें तो कोविड की स्थिति मुंबई में थोड़ी अच्छी होती नजर जरूर आ रही है। रिकवरी रेट अब 94% हो गया है, डबलिंग रेट 351 दिन हो गया है, कंटेनमेंट जोन अब 50 से नीचे हैं, एक्टिव सील्ड बिल्डिंग्स अब 200 से नीचे हैं, लेकिन एक्टिव केसेस अभी भी 28,000 से ऊपर हैं। अब क्योंकि आंकड़ा अच्छा हो रहा है, यही कारण है कि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कल ये इशारा दिया था कि शायद वो तमाम जिले, जिसमें मुंबई भी शामिल है, जहां पर केसेस कम हो रहे हैं या स्थिति अब कंट्रोल में आ गई है, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस को ईज किया जा सकता है। लेकिन कितना ईज किया जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। उद्धव ठाकरे के लिए एक अब बड़ी चुनौती है कि वो कैसा फैसला लेंगे, क्योंकि तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है एक ऐसे समय में जब केसेस कम हो रहे हैं और वैक्सीनेशन ड्राइव पे जोर दिया जा रहा है तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लोकल ट्रेन्स को इस वक्त खोलना तो घातक साबित हो सकता है। तमाम रेस्टोरेंट्स को, मॉल्स को, वेडिंग हॉल्स को, जिम्स को खोलना भी इस वक्त घातक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ से, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोग डिपेंडेंट हैं।
साथ ही साथ अब राज्य की बात करूं तो 3 लाख से ऊपर आज भी एक्टिव केसेस हैं। 21 जिले ऐसे हैं जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जहां जहां केसेस कम हो रहे हैं वहां पर ढिलाई दी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए बड़ी चुनौती होगी देखना और संभल कर यह फैसला लेना कि आखिर जो अनलॉक किया जाए वो कैसे और कहां और कितना किया जाए। केसेस बेशक जिस बात का जिक्र देखिए पंकज आप कर रहे हैं कम होते दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सजग रहने की जरूरत है ताकि जो स्थिति काबू में आती दिख रही है वो फिर हाथ से ना निकल जाए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट्स हमें देने के लिए। तो कोरोना के कुछ केसेस जो जिस तरह से कम हो रहे हैं वो राहत जरूर देते हैं, लेकिन वैक्सीन की किल्लत से दिल्ली से लेकर कई राज्य परेशान हैं। कई वैक्सीन सेंटर्स काफी दिन से बंद पड़े हैं। वैक्सीन की कमी पर हर राज्य इस वक्त केंद्र से गुहार लगा रहा है। ग्लोबल टेंडर के हद तक मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्लोबल टेंडर में फाइजर है, जॉनसन है या हमारा जो एस्ट्राजेनिका है, यह सभी लोगों ने हिस्सा लिया है, लेकिन उसमें कई क्वेरीज है। जैसा कि कुछ लोगों ने क्या रेट में लिखा है खरीदी हम बेचेंगे उसके बारे में स्पष्टता नहीं है। दूसरा ये भी है कि शेड्यूल हम किस तरह से कौन से महीने में कितना हम देंगे उसके बारे में लिखा नहीं है। तो ये सभी बातें जो है हम उनसे भी पूछ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी ये मांग है। 3 करोड़ 25 लाख बेनिफिशियरी है स्टेट में। अगर उनको डबल डोज की बात करें तो 6.5 करोड़ तो सीधा डोज, और वेस्टेज मान ले तो 6.25-7 करोड़ डोज चाहिए। अब ये लाखों में वैक्सीन मिल रही है, कितने महीने में? पूरे देश की कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर किए, हमारे यहाँ भी इसी ग्लोबल टेंडर खुला। ग्लोबल टेंडर में गए कि पैसा देते हुए भी वैक्सीन नहीं मिल रही है तो ग्लोबल टेंडर में जाएं। इसमें कोई विवाद नहीं है और उपलब्धता तो बस वही है कि ऊँट के मुंह में जीरा। उपलब्धता यही है कि हमने 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर किया है, लेकिन हमको मात्र जो है 5 लाख के करीब जो है 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए मिला है। और दूसरा है कि अभी जो है एबव 45 और एबव 18 को यदि जोड़ लेंगे तो 6,52,000 ही हमारे पास जो है वैक्सीन बचे हैं। और दूसरी तरफ जो है भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है कि 37% जो है हमारा जो वेस्टेज है, जबकि हमारा वेस्टेज जो है 4.65% है। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? 400 सेंटर यूथ के लिए जो थे वो बंद हो गए हैं, क्या आगे कुछ बात हो रही है? कब तक वैक्सीनेशन? देखिए यूथ के जो सेंटर्स हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, और वैक्सीन कहीं नहीं है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार से हमने रिक्वेस्ट की है, बार बार रिक्वेस्ट की है कि भाई वैक्सीन का इंतजाम किया जाए, जल्द से जल्द दिलाया जाए। जितनी वैक्सीन हमारी डिमांड है उतनी सप्लाई हमको मिल नहीं रही, ਜਿਹੜੀ कि बहुत ही इस वे चिंता का विषय है। असी तकरीबन रोज़ हैंड टू माउथ हो जाने हैं तो सानू जिन्नी को मिलती है उस 12-1 बजे तक सारे पंजाब के लाने, उस तो बाद फिर खत्म। कितने लोगों को लग चुकी सर वैक्सीन? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कोई 46-47 लाख लोग। कोई नहीं है पंजाब में बिल्कुल भी बेस्ट। देखो 1% तो हो जाती है, 10% तो खुद कहते हैं। राज्य और केंद्र के बीच में अच्छे संबंध बन के काम कैसे होगा? माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उस दिन भी इस बात को हम लोगों ने रखा था कि आपके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वैक्सीन वेस्टेज के संबंध में, ये राज्य के आंकड़ों से एकदम मेल नहीं खा रहे हैं। आप इनका पुनरीक्षण करा लीजिए और उसके बाद ही मीडिया में जारी होने चाहिए। और अब बात 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर छिड़े घमासान की। 12वीं की परीक्षा रद्द करने की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। याचिका में परीक्षाओं को टालने की जगह सीधा रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि मौजूदा हालात में परीक्षा कराना ठीक नहीं है। परीक्षा टालने से परिणाम देर से आएंगे, इसका असर छात्रों की आगे की पढ़ाई पर पड़ेगा, इसीलिए परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए। छात्रों को अंक देने का कोई और तरीका निकालना चाहिए जिससे जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित हो सके। 300 से ज्यादा छात्रों ने भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को परीक्षा के फिजिकल संचालन के प्रस्ताव को रद्द करने और पिछले साल की तरह एक वैकल्पिक मूल्यांकन योजना देने के लिए चिट्ठी लिखी है। अनीशा माथुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, ये 300 छात्रों ने जिस तरह की अर्जी चीफ जस्टिस के सामने लगाई है उसमें उनके मुद्दे और दलीलें एक तरफ, लेकिन अगर 44 दिन में जिस तरह से सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो यकीनन ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन रहेगा। देखिए नेहा, बहुत सारे मीनाक्षी बोल रही हूँ अनीशा स्टूडियो से।
बहुत सारी याचिकाएं हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है इस इशू पर। एक सुप्रीम कोर्ट की वकील की याचिका है, एक तरफ ये छात्रों की रिप्रेजेंटेशन है, दूसरी तरफ कुछ टीचर्स की तरफ से ये याचिका भी लगाई गई है कि अगर एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं तो आगे स्टूडेंट्स को अप्लाई करने में दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि वहां पर ये सवाल उठेगा कि उनके मार्क्स किस तरह से दिए गए, और क्योंकि 12वीं का एग्जाम जो है आगे की पढ़ाई के लिए, कॉलेज की एप्लीकेशंस के लिए, बाहर कहीं पढ़ने जाने की एप्लीकेशंस के लिए बहुत जरूरी है। तो छात्रों का इस वक्त किस तरह से उनका फ्यूचर मैनेज होगा। अब ये सभी बातें जो है आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खानविलकर की पीठ के सामने सुनी जाएंगी। सरकार की तरफ से भी जवाब या कुछ दलीलें रखी जा सकती हैं, क्योंकि सरकार ने, याद रखिएगा नेहा, अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया है कि वो 12वीं की परीक्षा का क्या करेंगे। पिछले साल ऑफ कोर्स परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि इतनी ज्यादा केसेस बढ़े जा रहे थे, लॉकडाउन में थी, लॉकडाउन में थे जी। मीनाक्षी, शुक्रिया अनीशा इस जानकारी के लिए आपका। बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का। बात रेसलर सुशील केस की। सागर हत्याकांड में वारदात का वीडियो आया है जिसमें सुशील कुमार नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल रेसलर सुशील कुमार साथी पहलवान सागर धनकर के मर्डर केस में गिरफ्तार हुए हैं और इस मामले में आपको अपडेट ये बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के साथी रोहित करोर को भी गिरफ्तार किया है। छत्रसाल स्टेडियम केस में पुलिस को रोहित की तलाश थी और इस मामले में अब तक सुशील कुमार समेत 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दो बार के ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार के सिर पर किस कदर खून सवार हो गया था, ये वीडियो उसका सबूत है। यही वीडियो सुशील कुमार पर पुलिस के कस्ते शिकंजे का सबसे बड़ा औजार भी है। 4 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में एक खिलाड़ी कैसे अपराधी बन गया, ये उसकी जीती जागती तस्वीर है। गुरुवार को पुलिस ने सुशील कुमार से पूछताछ के दौरान जब उन्हें ये वीडियो दिखाया तो सुशील कुमार सन्न रह गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वारदात के दौरान बनाया गया ये वीडियो पुलिस के हाथ लग चुका है। सुशील कुमार तो वीडियो में साफ साफ नजर आ रहे हैं। जमीन पर गिरा शख्स जिसे सुशील कुमार पीटते दिख रहे हैं वही सागर धनखड़ है, जिसने इस पिटाई के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। गुरुवार को पुलिस ने सुशील कुमार को नीरज बवाना गैंग के सदस्यों के साथ बिठाकर भी पूछताछ की। वीडियो के जरिए वारदात में शामिल बाकी आरोपियों की पहचान की गई। सुशील कुमार के 2 साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। इन तस्वीरों में उस रात मचे कोहराम में हथियारों की मौजूदगी के भी साफ साफ सबूत है। गौर से देखिए यहाँ कैसे एक शख्स खुलेआम हाथ में रिवॉल्वर लिए घूम रहा है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, इसी जगह थोड़ी दूर पर ठीक ऐसा ही एक और मंजर दिखाई दे रहा है। वहां भी एक नौजवान पीठ के बल जमीन पर पड़ा है, जबकि कुछ और लोग उसे घेरकर उस पर भी लाठी डंडों की बरसात कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वो सोनू महाल हो सकता है। पास ही एक होंडा सिटी कार भी खड़ी है जिसके दरवाजे खुले हुए हैं। बताते हैं कि सुशील कुमार उस रात इसी होंडा सिटी कार में सागर धनखड़ और उसके साथियों को अगवा करके ले आया था। आज तक ब्यूरो। बढ़ते आगे, रुक करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जाएंगे अहम दौरे पर। यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा निकल चुके हैं। वो पश्चिम बंगाल के तूफान प्रभावित इलाकों का भी हवाई सर्वे करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी के साथ 2:30 से 3 बजे के बीच रिव्यू मीटिंग भी करेंगे। इस साल पीएम मोदी और ममता बनर्जी की आमने सामने की ये पहली बैठक होगी। रिव्यू मीटिंग में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। ये मीटिंग पश्चिमी मिदनापुर के कलाईकोंडा एयरफोर्स बेस पर होगी।
खास बात यह है कि पीएम मोदी तो हवाई सर्वे करेंगे ही, ममता बनर्जी भी 3 हवाई सर्वे आज करेंगी। हिमांशु मिश्रा इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री का रहने वाला है? देखिए, अब से कुछ देर में जो है 11:15 बजे के लगभग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भुवनेश्वर पहुंचेंगे। वहां पे रिव्यू मीटिंग करेंगे जहां मुख्यमंत्री नवीन पटनायक होंगे और उसके बाद वो एरियल सर्वे करेंगे और वहां से सीधा जो है कालीकुंडा जाएंगे जहां मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी रहेंगी, वहां के राज्यपाल जो हैं जगदीप धनखड़ रहेंगे और वहां पर पूरी रिव्यू मीटिंग होगी और उसके बाद एरियल जो है सर्वे प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा और इन दोनों एरियल सर्वे के दोनों प्रदेशों के बाद जो है वहां ये घोषणा की जाएगी क्या राहत पैकेज जो है केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद मीनाक्षी ये पहली मुलाकात होगी ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। ये जरूर है कि इस वक्त जिस तरीके से यास साइक्लोन की वजह से नुकसान हुआ है बंगाल को, उसको लेकर तो चर्चा होगी ही, लेकिन ये जरूर है कि जब दो राजनेता मिलते हैं तो राजनीतिक बात भी होगी और राजनीतिक बात होंगी तो क्या बात होगी और क्या निकल कर आएगा ये इस रिव्यू बैठक के बाद जरूर पता चलेगा। शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी के लिए आपका। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।